हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो वर्ल्ड वार होता है प्रथम, और उसके बाद जो रूसी क्रांति पर जो वर्ल्ड वार का प्रभाव होता है उसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति। तो अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये हुई और क्या क्या रीजन थे। ठीक है, तो जैसे जैसे देखते हैं कि अंतरिम सरकार जो होती है वो और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता जाता है, यानी कि जो वहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन होता है जो रूस की क्रांति होती है उसके बाद में, और फिर जो बोल्शेविक होते हैं, यानी कि बोल्शेविक एक खेमा होता है, उसके जो लोग होते हैं विचारधारा वाले लोग होते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, टकराव हो जाता है, टकराव बढ़ने लगता है। लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई दे रही, यानी कि लेनिन को लगता है कि अब जो अंतरिम सरकार है वो तानाशाही करने लगी है। ठीक है, सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी, यानी कि लेनिन जो थे उन्होंने क्या किया कि सितंबर में सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं, और सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद, यानी कि जो पहले सेंट पीटर्सबर्ग था अब उसका नाम पेट्रोग्राद हो जाता है, तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। यानी कि जो लेनिन वहाँ के नेता होते हैं उन्होंने क्या किया कि 16 अक्टूबर 1917 को पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लेते हैं, यानी कि मना लेते हैं उनको। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में, एक लियोन ट्रोट्स्की थे, उनके नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन होता है। तो सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किसके नेतृत्व में होता है, तो लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में होता है। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया, और इस बात को ये बताया नहीं गया कि ये योजना जो है ये किस दिन लागू होगी। तो उसके बाद क्या होता है, जो 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। ठीक है, यानी कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे केरेंस्की, उन्होंने क्या किया कि सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा किया और शहर से बाहर चले गए। तड़के ही, यानी कि सुबह ही, सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। यानी कि जो बोल्शेविक अखबारों के दफ्तर थे उन पे सरकार के जो सैनिक थे उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस, यानी कि जो टेलीफोन थे और टेलीग्राफ थे, इन पे नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया था। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें। और जब ये देखा कि जो सरकार के जो सैनिक थे उन्होंने बोल्शेविक अखबारों पर के दफ्तरों को घेर लिया है, तो फिर जो क्रांतिकारी समिति थी उसने कहा, अपने समर्थकों को आदेश दिया कि जो सरकारी कार्यालय हैं उन पे कब्जा कर लिया जाए और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत, ये अरोरा एक युद्धपोत का नाम है, अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। तो ये जो युद्धपोत होता है अरोरा, इसने क्या किया कि ये विंटर पैलेस पे बमबारी शुरू कर देता है, और अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। नेवा की वहाँ की रिवर है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इसके बारे में। शाम ढलते ढलते क्या होता है कि पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका होता है और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई। तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक कहाँ पे होती है, पेट्रोग्राद में होती है, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। यानी कि इसमें बोल्शेविकों का समर्थन हुआ और अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगती हैं। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। ठीक है, तो लेकिन दिसंबर तक क्या होता है कि मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है।
अब यहाँ पर हम रूस की क्रांति की डेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर के अनुसरण किया गया था। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग 1 फरवरी 1918 तक कौन सा कैलेंडर वहाँ पे चल रहा था? जूलियन कैलेंडर। ठीक है, और इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया था, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अपने यहाँ भी किया जाता है, इंडिया में भी। ठीक है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी जो क्रांति हुई थी वो 12 मार्च को हुई थी। ठीक है, और अक्टूबर क्रांति जो होती है वो 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियाँ दी हुई हैं इनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है, इनको याद करना पड़ेगा। 1850 से 1880 के बीच में क्या होता है? ये रूस में समाजवाद पर बहस होती है। ठीक है, तो 1850 से 1880 के बीच में क्या होता है? तो रूस में समाजवाद पर बहस होती है। फिर 1898 में क्या होता है? 1898 में होता है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना होती है। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1898 में हुई थी। ठीक है, 1905 को कौन सी घटना हुई थी? खूनी रविवार। ठीक है, और 1905 की क्रांति भी होती है। ठीक है, और 1917 में फिर क्या होता है कि 2 मार्च जार द्वारा पदत्याग दिया जाता है, और 24 अक्टूबर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हो जाता है। 1918 में क्या होता है? 1918 में जो गृह युद्ध हो जाता है वहाँ पे रूस में। ठीक है, 1918 से 1920 के बीच में वहाँ पे गृह युद्ध होता है। फिर 1919 में कॉमिंटर्न का गठन हो जाता है। तो कॉमिंटर्न का गठन होता है 1919 में। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है 1929 में क्या होता है? 1929 में सामूहिकीकरण की शुरुआत होती है वहाँ रूस में। ठीक है, तो 1929, तो ये सारे डेट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि कॉमिंटर्न का क्या मतलब था। तो कॉमिंटर्न मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। ठीक है, और ये जो शब्द है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अक्टूबर के बाद क्या बदला? तो अक्टूबर की क्रांति के बाद क्या बदला, ये हम इस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे, यानी कि वो लोग समाजवादी थे। ठीक है, ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। तो जो ज़्यादातर वहाँ के बैंक थे, उद्योग और बैंक थे, उनको क्या किया गया था? उनको नेशनलाइजेशन किया जा चुका था 1917 में ही। ठीक है, और उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया जाता है। किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी जाती है, और शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते, ताकि बेघर बार जो लोग होते हैं या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। तो ये सारे परिवर्तन वहाँ पे होने लगते हैं। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, यानी कि जो कुलीन वर्ग था वहाँ का, उनमें जो पुरानी पदवी जो लोग यूज करते थे उन पर रोक लगा दी जाती है। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी जाती हैं, और परिवर्तन को दिखाने के लिए क्या किया जाता है? जो सेना होती है वहाँ की और जो सरकारी अफसर होते हैं उनकी जो वर्दियाँ होती हैं, ड्रेसेस होती हैं, उनको यूनिफॉर्म होती हैं, उनको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो ये परिधान प्रतियोगिता जो है ये कब आयोजित की जाती है? तो ये 1918 में आयोजित की जाती है, जिसमें सोवियत टोपी, जिसको जो है बुदियोनोव जो है इसको बोलते थे, इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये सोवियत टोपी का भी चुनाव किया जाता है वहाँ पे। फिर जो वहाँ की जो बोल्शेविक पार्टी, उसका नाम बदल कर क्या किया जाता है? इसी का नाम जो है कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाता है।
तो यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी थी, उसका नाम क्या कर दिया जाता है, उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाता है। ठीक है। फिर नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। ठीक है। तो 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराया, लेकिन इनमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनको बहुमत नहीं मिल पाता है। जनवरी 1918 में जो है असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया, यानी कि जो वहाँ की असेंबली होती है उसने 1918 में बोल्शेविक के जो प्रस्ताव थे उनको खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली जो है बर्खास्त कर दी। तो लेनिन ने क्या किया, असेंबली को बर्खास्त कर दिया। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। वो सोचते थे कि जो ये अनिश्चित परिस्थितियों में ये जो असेंबली बनाई गई है इसकी तुलना में जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस होगी वो कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था होगी। ठीक है। तो क्या किया कि मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद भी बोल्शेविकों ने क्या किया कि ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली। ठीक है। 1918 में ये संधि कर लेते हैं। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह जाती है। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है। तो ये अभी एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई थी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। और रूस जो था वो एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था, यानी कि एक ही अभी पार्टी वहाँ पे थी, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। जो वहाँ के ट्रेड यूनियन थे उनका जो है पार्टी पर क्या रहता था, नियंत्रण रहता था। और फिर जो वहाँ पे जो गुप्तचर पुलिस होती थी जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया। तो जो गुप्तचर पुलिस थी उसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है, तो पहले उसको चेका बुलाया जाता था और फिर बाद में ओजीपीयू कहा गया और फिर एनकेवीडी का नाम दिया गया। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी, यानी कि जो वहाँ की जो गुप्तचर पुलिस थी वो क्या करती थी कि जो लोग बोल्शेविक की आलोचना करते थे उनको दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। क्यों आकर्षित हुए जो युवा लेखक थे और कलाकार थे? क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। क्योंकि जो ये बोल्शेविक पार्टी थी वो किसके प्रति थी, समर्पित समाजवाद के प्रति। ठीक है। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू कर दिए। तो ये जो कलाकार थे, लेखक थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वास्तुशिल्प के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में एक नया प्रयोग शुरू कर दिया। लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लगा था, यानी कि सेंसरशिप लगी थी। तो इसलिए क्या हो गया था कि जो लोग पार्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे उनका धीरे धीरे क्या होने लगा कि मोह भंग होने लगता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं बॉक्स में, अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके, दो दृष्टिकोण। इसमें क्या क्या होता है कि किस तरीके से अक्टूबर क्रांति और रूसी जो ग्रामीण इलाके होते हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गांव में पहुंच जाती है। ठीक है। जैसे कि पहले शहर से क्रांति की स्टार्टिंग हुई, फिर धीरे धीरे जो वो गांव तक पहुंचने लगी और लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था कि मुफ्त ज़मीन और युद्ध का खात्मा। तो किसान लोग सोचते थे कि अब ज़मीन भी हमें मिल जाएगी और युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत कब्जे में ले लिए गए और उसके विशालकाय बाग के पेड़ काटकर सारी लकड़ी किसानों के बीच बांट दी गई। तो ये सारे काम होने लगे वहाँ पे। उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गई और उसकी ज़मीन जो थी ज़मींदारों की जो ज़मीन होती थी किसानों के बीच बांट दी गई। ठीक है। जो एक नई सोवियत ज़िंदगी जीने को तैयार थे। ये एक राइटर हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फॉर्म में। ठीक है।
फिर इसके बाद एक और राइटर हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, वहाँ के बारे में बता रहे हैं। एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तो ये एक जमींदार अपने रिश्तेदार को जो है लेटर लिखता है, उसमें बताता है कि उसकी प्रॉपर्टी के साथ में क्या क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्वक पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त के बाहर थे। मिखाइलोविच जागीर का मालिक जिसे कहते थे शांत था, लड़कियां भी। इसमें कोई शक नहीं कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए हैं। नौकर बार बार उन्हें यही कहते हैं कि हमारी फिक्र ना करें, उन्हें जीने दें। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। ये सारी बातें जमींदार जो है बता रहा है वहाँ की कंडीशन के बारे में। अफवाह है कि कई जो गांव में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। ये सर सिम्समान है, एकोज ऑफ ए नेटिव लैंड, इसमें इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद ये वहाँ पे रूस में जो है गृह युद्ध छिड़ जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और आप लास्ट जो हमारे वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।